जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, यकीन मानिए उसने जीवन में कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए जीवन में हर रोज कुछ नया कीजिए। गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों में सुधार करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। सुप्रभात आपको, नमस्कार आप सभी को। नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और नया सवेरा में आज हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। अगले 1 घंटे आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगले 1 घंटे में हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। और इस अगले 1 घंटे में स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। तो अगले 1 घंटे में होंगी बड़ी खबरों पर नजर, जहां आपको बता दें कि चुनाव प्रचार जो है इस समय चरम पर है। हालांकि तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है और कल 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होने हैं। साथ ही साथ अगर आगामी चरणों के चुनावों की बात करें तो चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ रैलियों के साथ आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा में जनसभाएं करने वाले हैं। वहीं बात करें अगर राहुल गांधी की, तो मध्य प्रदेश में वे 2 जनसभाएं करने वाले हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी आज दुर्गापुर में रहेंगी, वो भी चुनावी जनसभा करेंगी। इसके साथ साथ बात करें अगर दिल्ली शराब घोटाले मामले की, तो वहां फंसी बीआरएस नेता के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका की अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। देखेंगे कि क्या सुनवाई में नजर आता है। संवाददाताओं से लेंगे तमाम अपडेट। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुबह की सुर्खियों के साथ। आज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फिर चढ़ेगा सियासी तापमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों में करेंगे ताबड़तोड़ चुनावी रैली। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ मैदान में है बीजेपी। अमित शाह और ममता बनर्जी आज बंगाल के दुर्गापुर में होंगे आमने सामने। बिहार में भी गरजेंगे अमित शाह। जेपी नड्डा तेलंगाना में, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, तो वहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव यूपी में देंगे प्रचार अभियान को धार। कल होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए अब डोर टू डोर कैंपेन में जुटे प्रत्याशी। चुनाव आयोग भी मतदान कर्मियों के साथ चुनाव की अंतिम तैयारियों में व्यस्त। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आएगा अहम फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी हैं के कविता। भीषण गर्मी और लू की चपेट में झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु समेत दक्षिण के तमाम हिस्से, असम और मेघालय में आज आंधी और बारिश के आसार। और खेल की खबरों में भारत की महिला और पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। क्वालिफाइंग हीट में दूसरे दौर में दूसरे स्थान पर रही महिला टीम, तो वहीं पुरुष टीम ने भी क्वालिफिकेशन राउंड 2 में हासिल किया दूसरा स्थान। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आज प्रधानमंत्री इन दोनों ही जगह जनसभा करेंगे। पहली जनसभा उड़ीसा के बहरामपुर में होगी, जबकि दूसरी रैली नबरंगपुर में तय की गई है। उड़ीसा में लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा यहाँ का सियासी तापमान अलग ही स्तर पर है। यहाँ चुनाव से पहले बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच गठबंधन नहीं हो सका। यहाँ राज्य की सत्ता पर विराजमान बीजू जनता दल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 सीट पर कब्जा किया था, जबकि 8 सीट पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उड़ीसा की बहरमपुर और नबरंगपुर सहित 4 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। तो प्रधानमंत्री आज दोनों ही राज्य जाने वाले हैं। बात करें अगर ओडिशा की और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की।
तो वहीं प्रधानमंत्री आपको बता दें कि ओडिशा के बाद में आंध्र प्रदेश का रुख करते हुए नजर आएंगे, जहां पर वो दोपहर बाद राजमुंद्री में पहले मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे और उसके बाद आज की आखिरी और चौथी रैली अनकापल्ली में शाम करीब 5:30 बजे होगी। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की दोनों रैलियों को एनडीए ने प्रजागलम नाम दिया है, यानी कि लोगों की आवाज। और इन रैलियों में एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यहां विपक्षी दलों के आईएनडीआईए गठबंधन और सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के बीच एनडीए चुनावी समर में उतरा है। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर 13 मई को ही वोट डाले जाएंगे और लोकसभा के साथ यहां पर आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। तो इसी पर चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त हमारे संवाददाताओं का, जो इस वक्त हमारे साथ बन रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली से ओपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको, और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त निशांत राय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेरहमपुर से। ओपी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे, आपके पास में क्या कुछ ताजा अपडेट है और क्या कुछ सियासी माहौल है इस वक्त वहां का? लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए आंध्र प्रदेश के मतदाता भी पूरी तरह तैयार है। यहाँ 4.9 करोड़ मतदाता है और चौथे चरण में 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में देश के 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने, उनमें 25 लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश की भी है। तो निश्चित तौर पर ये केंद्र की संसद में सांसदों को चुनकर भेजने के लिए राज्य बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, उन्हीं में से आंध्र प्रदेश भी शामिल है। यहाँ की 175 विधानसभा सीटों के लिए भी 13 तारीख को मतदान होना है। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की भागीदारी न केवल केंद्र के लिए बल्कि राज्य के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण, और यही वजह है कि यहाँ पे चुनावी माहौल बड़ा उत्कर्ष पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर चुनावी सरगर्मियों की, तो ये जिस जगह अनकापल्ली हम लोकसभा सीट पर हम भी खड़े हैं, ये लोकसभा सीट वाईएसआर कांग्रेस के खाते में पिछली बार गई थी। इस बार यहां से बीजेपी के सीएम रमेश कैंडिडेट टीडीपी और बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं वाईएसआर कांग्रेस से भी बुद्धिमथैया नायडू चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों में कड़ा मुकाबला नहीं केवल यहाँ है बल्कि विधानसभा चुनाव के चलते यहाँ राजनीतिक रोमांचक रण भी बड़ा तेजी से उत्कर्ष पर बढ़ रहा है। लेकिन मैं अगर बात करूं यहाँ चुनावी समीकरणों की, तो 2009 में यहाँ वाईएसआर टीडीपी का सांसद जीते थे, तो 2009 में यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। तो लगातार यहाँ पे उठापटक चलती रहती है, एक बार टीडीपी एक बार वाईएसआर कांग्रेस। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो यहाँ का मुकाबला बड़ा रोचक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ चुनावी रैली को संबोधित करने आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बड़ा उत्साह का माहौल है। विशाखापट्टनम 2022 में नया जिला बना है, तो यहां पर मतदाताओं में न केवल उत्साह है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए लोग बड़े बेताब है। और यहां पर हजारों की संख्या में अभी सुबह से लोगों का सड़क पर आना जाना लगा है और यहां दोपहर होते होते ये पूरा पंडाल भर जाएगा। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ा जोश जज्बा और जुनून के साथ यहाँ के नागरिक मैदान में उतरे हुए हैं। जी ओपी, साथ ही साथ हमारे साथ निशांत राय भी इस समय मौजूद है बहरमपुर से। निशांत, सुप्रभात। आपसे पूछना चाहेंगे, कहते हैं इसको बहरमपुर या ब्रह्मापुर, और उड़ीसा में इस बार उत्साह डबल है क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोकसभा सीटों के साथ साथ विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। बहरमपुर की बात करें निशांत, तो कभी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी ने खाता जरूर खोला है लेकिन बीजेडी यहाँ पर 3 बार हैट्रिक लगा चुकी है। इस बार के कौन है प्रत्याशी और किसके बीच है कड़ा मुकाबला? देखिए, वाकई इस बार जो मुकाबला है बहरमपुर में काफी कड़ा है। अगर बात की जाए बीजेपी और बीजेपी के बीच यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी ने इस बार जो यहाँ पर प्रदीप कुमार को उतारा है, बीजेडी के कट्टावर नेता थे, यहाँ पर एक गोपालपुर विधानसभा है, वहां से वो जीतकर विधायक बने थे बीजेडी के टिकट पर। और बीजेडी को यहाँ पर एक तरीके से कार्यकर्ताओं को रूप में मनाने का काम करते थे प्रदीप कुमार, और प्रदीप कुमार इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और वहीं दूसरी तरफ रघु पक्सी पात्रा जो है वो बीजेडी के उम्मीदवार है, वो बीजेपी के नेता हुआ करते थे एक जमाने में। यहाँ पर बीजेपी को उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ के उन्हें बीजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। इस सीट की बात की जाए तो ये सीट इससे हॉट हो जाती है क्योंकि नवीन पटनायक भी किले से आते हैं, जहां से बहरमपुर जो लोकसभा है
गंजम से नवीन पटनायक आते हैं और नवीन पटनायक उड़ीसा के लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बहरामपुर आ रहे हैं, जनता को संबोधित करने आ रहे हैं, तो पहले मैं आपको एक बार, चूंकि अभी सुबह की शुरुआत है, 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री को आना है, लेकिन आपको दिखलाना चाहूंगा कि धीरे धीरे जो भीड़ है वो पंडाल में बढ़ती चली जा रही है। लोग उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, और लगातार लोगों को जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जांच के बाद पंडाल में भेज रही है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रेज है दक्षिणी उड़ीसा के इस जिले में काफी ज्यादा है, और बीजेपी यहाँ से केवल एक बार 1999 में जीती थी। ऐसे में बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि यहाँ पर बीजेपी अपना खाता खोलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो कांग्रेस की एक जमाने में ये सबसे बहुत आसान सीट मानी जाती थी। पीवी नरसिम्हा राव भी यहाँ से जीते थे, और 2004 में कांग्रेस ने ये सीट जीती थी। चंद्रशेखर साहू जो कि 2019 में बीजेपी से चुनाव जीते थे, और अब ऐसे में इस बार जो मुकाबला है फिलहाल आमने सामने बीजेपी और बीजेडी नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि अपने किले को, पुराने किले को एक बार फिर रिवाइव किया जाए। और कांग्रेस यहाँ पर तीनों ही पार्टियां पूरी ताकत के साथ जमी हुई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो उनकी मास अपील का असर होता है, जाहिर सी बात है कि प्रदीप कुमार को इसका फायदा मिलेगा। और भविष्य में देखने वाली बात होगी कि बहरामपुर सीट से आखिर कौन जीतता है। लेकिन ये एक ऐसी सीट है जहां पर राजनीतिक पंडित भी अभी फिलहाल भविष्यवाणी करने से बच रहे हैं। जी निशांत, ये तो पूरी बात हो गई सियासी माहौल की, लेकिन अगर बात करें वहां के मुद्दों की, तो जमीनी मुद्दे क्या कुछ वहां के हैं? क्या कुछ लोगों का कहना है कि किन मुद्दों का ध्यान रखते हुए वो मतदान करेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ दो प्रमुख मुद्दे हैं। चूंकि ये दक्षिणी उड़ीसा में लगता है और नॉर्थ आंध्रा का ये बॉर्डर है जी। यहाँ पर एक तो लंबे समय से हवाई अड्डे की मांग की जा रही है, दूसरा यहाँ पर पोर्ट को बेहतर करने की मांग की जा रही है। ये दो बड़ी मांगे हैं, और बाकी बिजली पानी जैसी आम समस्या, गलियों खड़ंजी, ये आम समस्याएं हैं। लेकिन सीधे तौर पर बात की जाए तो बहरामपुर में जो लड़ाई है विकास वर्सेस विकास हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास, तो दूसरी तरफ नवीन पटनायक की विकास की बात कर रही है। और दोनों ही तरफ जो प्रमुख मुद्दा है डेवलपमेंट का है, और जनता जो है सबको परख रही है, जांच रही है, और जो तमाम राजनीतिक घोषणा पत्र है उस पर कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी जब जनता पोलिंग बूथ तक जाएगी तो किन अन्य मुद्दों को दिमाग में रखती है और उनका क्या असर होता है। लेकिन एक बात तय है कि भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने के बाद से माहौल जरूर बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से पंडाल में भीड़ बढ़नी शुरू हुई है और जो कार्यकर्ताओं में कल से हम उत्साह देख जी निशांत, तो सियासी पारा इस समय तेज है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सीट पे जो है, इस सीट जिस पर आप अभी खड़े हुए हैं, बरहमपुर की सीट, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि बीजेपी पूरी कोशिशों में लगी हुई है कि इस बार खाता खोल पाए। ओपी यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं, जहां आंध्र प्रदेश में भी प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। ओपी, यहाँ पर एनडीए अलायंस है, टीडीपी के साथ बीजेपी खड़ी हुई है, साथ ही जनसेना के पवन कल्याण अध्यक्ष हैं। अगर देखा जाए यहाँ के सियासी समीकरण को, कोई कौन है चुनाव में इस बार के प्रत्याशी अगर भाजपा की तरफ से देखा जाए, और किनसे है कड़ा मुकाबला इस बार? जी, मैं अगर बात करूं, यहाँ का जो सियासी रण है बड़ा रोमांचक बना हुआ है, क्योंकि बीते 5 साल से यहाँ वाईएसआर कांग्रेस की सरकार रही, और जनादेश के तौर पे उनको 175 में से 151 सीटें जनता ने दी थी, और टीडीपी को मात्र 22 सीट मिली थी। एक तरफा जनादेश इनको दिया। लेकिन बीते 5 साल में जिस तरह टीडीपी ने यहाँ मुद्दे उठाए, भाजपा ने यहाँ मुद्दे उठाए कि बिजली, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सुविधाएं वाईएसआर कांग्रेस ने कभी नहीं दी, और उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। यही मुद्दा यहाँ सबसे ज्यादा बना हुआ है कि 5 साल तक सरकार चली, लेकिन उन्होंने काम धरातल पे कुछ नहीं किया। 2022 में इसको नया जिला बना दिया, लेकिन अभी बुनियादी और संस्थाओं के नाम पर यह जीरो दिखाई देता है, ऐसा बीजेपी और टीडीपी का मानना है। इसी वजह से यहाँ चुनावी रण न केवल रोमांचक है, बल्कि बड़े बड़े दावे करने वाले दलों पर सवालिया निशान भी विपक्ष लगाया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे सीएम रमेश जो बीजेपी के प्रत्याशी है, टीडीपी के संयुक्त प्रत्याशी है, वो न केवल धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से यहाँ पर माहौल भी बिल्कुल बदल चुका है।
पे उभरी हुई पार्टी थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी वेंकटेश वो कहीं नजर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। लेकिन टीडीपी और बीजेपी का अलायंस और सामने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो बुद्धिमुथैया नायडू चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों में सीधी टक्कर यहां लग रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में यह सियासी माहौल बदला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को देखकर लोगों में उत्साह, जोश, जज्बा और जुनून दिखाई दे रहा है। उससे निश्चित तौर पर न केवल प्रधानमंत्री जी का जो करिश्मा है उसका फायदा बीजेपी प्रत्याशी को मिलेगा। तो सियासी माहौल एकदम रोचक है। ओपी यादव और साथ ही साथ निशांत राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। दोनों ही राज्य अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है मुकाबला। साथ ही साथ जब बीजेपी के नेतृत्व के साथ हमारे स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोनों ही राज्य पहुंचेंगे, तो देखना होगा कि कौन सा मंत्र देते हैं जिससे वोटों की अपील हो और जनता जनार्दन बीजेपी की तरफ वोट करे। बिल्कुल, और खबरों का सिलसिला जो है वो यूं ही लगातार जारी है। बात लोकसभा चुनावों की भी करेंगे और बात देश की तमाम अन्य खबरों की भी करेंगे, लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शाम को अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर में उन्होंने रामलला के दर्शन किए। पीएम मोदी ने रामलला की आरती करने के बाद में उन्हें साष्टांग प्रणाम भी किया, और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पहली बार प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करते हुए नजर आए हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई और उसके बाद में प्रधानमंत्री कल वहां पर पहुंचे और दर्शन पूजन किया, रामलला का साष्टांग प्रणाम किया, और उसके बाद में रोड शो भी करते हुए प्रधानमंत्री वहां पर नजर आए थे। पहले रामलला से आशीर्वाद उन्होंने लिया, क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव भी इस वक्त चल रहे हैं भावना, तो ऐसे में प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, रामलला का आशीर्वाद लेते हुए भावना नजर आए हैं। बिल्कुल कृतिका, और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अयोध्या पहुंची थी कुछ दिन पहले, और उन्होंने भी अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन किए थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 के बाद पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने पहुंचे, और यहाँ पर राम मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मेगा रोड शो में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर मेन गेट से रामपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक तक गए। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे, और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं रोड शो के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। जगह जगह पर उनके ऊपर फूलों की बरसात की गई, और इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे भी लगाए।
बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ किए जाने की खबर है। गौरीगंज इलाके स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर 6 से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। तोड़फोड़ की घटना से पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का दरअसल एक वीडियो है जो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हावेरी में एक पार्टी कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार रहे हैं। आपको बता दें कि ये घटना शनिवार रात की है, जब डीके शिव कुमार के सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों के बीच एक कांग्रेस कार्यकर्ता आ गया। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो शख्स डीके शिव कुमार के कंधे पर हाथ रख रहा है और इसी बीच शिव कुमार उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। बीजेपी ने भी इस थप्पड़ कांड पर को लेकर के कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी ने ट्वीट करके कहा कि यही कांग्रेस की संस्कृति है। और आप सभी को मालूम है कि इस लोकतांत्रिक यात्रा में देश भर में लोकसभा चुनाव प्रचार इस समय चरम पर है। एक तरफ जहां तीसरे फेज के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है, यानी कि कल, वहीं आगामी चरणों के चुनाव के लिए भी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी रैली करेंगे। सबसे पहले अमित शाह कृष्णा नगर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके बाद दुर्गापुर लोकसभा सीट के लिए वर्धमान में जनसभा करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री में ममता बनर्जी भी आज दुर्गापुर में रैली करेंगी। दुर्गापुर के अलावा ममता वीरभूम की सेठिया में भी रैली करेंगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में भी चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह बिहार के उजियारपुर में महंत राम रक्षा राजकीय उच्च विद्यालय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जहां कांग्रेस नेता आज दोपहर को अलीराजपुर के जोबाट में जनसभा करेंगे। वो यहां पर रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के लिए वोटों की अपील करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी की दूसरी जनसभा खरगोन के सेगांव में है। खरगोन में राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते के समर्थन में वोट मांगेंगे। इस इलाके में राजनीतिक पार्टियां आदिवासी वोटरों को साधने में लगातार लगी हुई हैं। और अब बात दिलवालों की दिल्ली की राजनीतिक सियासत से जुड़ी हुई। दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो वहीं आप नेता राजकुमार आनंद भी बीएसपी के टिकट पर नई दिल्ली सीट से अपना पर्चा भरेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी से हो रहा है। कन्हैया पिछले चुनाव में गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय से भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और इस बार बिहार से सीधे दिल्ली का रुख किया है। दिल्ली में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। वहीं राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर कल मायावती के साथ आ चुके हैं। बीएसपी ने नई दिल्ली से पहले सत्यप्रकाश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया था, जो नामांकन दाखिल भी कर चुके थे, लेकिन अब उनकी जगह राजकुमार आनंद चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। और वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों के लिए चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है, जहां तेलंगाना में कई पार्टियों के स्टार प्रचारक आज चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तेलंगाना चुनावी जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। तो वहीं भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज निजामाबाद में चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। और अब बात उत्तर प्रदेश की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी पारा इस समय चरम पर है। यहाँ सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। योगी आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। तो ये तो बात रही बीजेपी की, लेकिन वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्रचार करेंगे। साथ ही दिलचस्प ये बात है कि कन्नौज से खुद अखिलेश यादव अपनी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं बसपा भी पूरी ताकत के साथ चुनावी पिच पर डटी हुई है। बसपा की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व सीएम मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और बीएसपी के समर्थन में मतदान की अपील लोगों से कर रहे हैं। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। खबरें और भी हैं, यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप लगातार देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरों का। जी हाँ, बात है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बीआरएस नेता के कविता की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में सुनवाई है आज। कोर्ट ने के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 24 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको याद होगा कि 8 अप्रैल को कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। के कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी। तो के कविता को क्या आज राहत मिलेगी या नहीं, जमानत मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज जमानत याचिका की अर्जी पर सुनवाई होने वाली है के कविता की। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विकास, सुप्रभात। आपसे जानना चाहेंगे कि
कई बार हो चुका है कि के कविता को जमानत याचिका की अर्जी जो है उनकी खारिज कर दी गई है। सीबीआई और ईडी की दोनों की हिरासत में के कविता बंद है और सीबीआई ने लगातार ये बोला है कि के कविता जो है वो मुख्य साजिश करता है। ईडी भी लगातार सवाल पूछती रही है, क्या आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर उनको रिहाई मिल सकती है? नहीं, क्या आसार दिख रहे हैं? देखिए, के कविता ने इससे पहले अंतरिम जमानत की जो याचिका दाखिल की थी उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उस वक्त कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां भी की थी जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली थी, जिसमें कोर्ट ने ये माना था ईडी की इस दलील को कि ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि के कविता ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। तो इस तरह की जब कड़ी टिप्पणियां लोअर कोर्ट पहले कर चुका है तो नियमित जमानत याचिका पर किस तरह की राहत उनको मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो कहना मुश्किल है। जब कोर्ट फैसला देगा तो साफ होगा। बहरहाल पुरानी टिप्पणियां काफी गंभीर थी कोर्ट की, इसी कोर्ट की, और अब जो नियमित याचिका है उसमें के कविता ने कहा है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी शख्सियत है, इसीलिए फ्लाइट रिस्क नहीं है, वो देश छोड़ के भाग नहीं जाएंगी। उन्होंने खुद हालांकि इस बार ये कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह से जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है, ना ही गवाहों को डराने धमकाने का कोई मामला है, ना ही कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का मामला है। हालांकि एविडेंस डिस्ट्रक्शन के मामले में कोर्ट की टिप्पणी प्रतिकूल रही है। ऐसे में आज क्या उनको नियमित जमानत याचिका में क्या राहत कोर्ट से मिल पाएगा, ये कुछ देर में अभी साफ हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो टाइमिंग थी गिरफ्तारी की उसको भी एक तरीके से सवालों के घेरे में लाने की कोशिश की है कि बिल्कुल चुनाव सर पे थे तब उनको गिरफ्तार किया गया है ताकि उनको पार्टी का कामकाज करने से रोका जा सके। इस तरह की दलीलें भी दी गई हैं। ईडी हालांकि इन दलीलों को खारिज करता आया और ये कहता है कि हम लगातार लोगों से बातचीत, इस लोगों से पूछताछ के लिए समन भेजते रहे और इस समन को चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो के कविता हो, ये लोग हमेशा उन समन्स को अनदेखा करते रहे। तो इसीलिए राहत इनके साथ किसी तरह की कोर्ट को नहीं बरतनी चाहिए। थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों मामलों में, ईडी और सीबीआई के मामलों में क्या नियमित जमानत के कविता को मिलेगी या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट से हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इस खबर पर आप अपनी नजर यूं ही लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ में चलिए भावना, अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि पुंछ जिले के शाहसतार इलाके में भारतीय सेना के जवानों की ओर से सुरक्षा जांच लगातार जारी है। दरअसल भारतीय सेना ने जिले में चल रही हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि 4 मई को पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के वाहनों के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था और इस आतंकी घटना के बाद से ही इलाके में हाई अलर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आज बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई करेगा। 25,753 लोगों का भाग्य इसी फैसले से तय होना है कि बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर इन याचिकाओं में एक याचिका बंगाल सरकार की भी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य के स्कूल सेवा आयोग की ओर से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की शिक्षकों समेत ग्रुप सी और ग्रुप डी की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले में साल 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को अवैध माना था। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं बदलते हुए मौसम की। दरअसल आपको बता दें कि देश के इस वक्त कई इलाकों में भीषण गर्मी की चपेट में है, तो वहीं कुछ इलाकों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में लू चलने के आसार हैं। इसके साथ ही झारखंड, बंगाल, यूपी और ओडिशा में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं देश के कुछ इलाकों में आंधी और बारिश के भी आसार बन गए हैं। असम और मेघालय में आज आंधी और बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार में भी आने वाले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी मौसम ने करवट बदली है। तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिवाकर, सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से अगर बदलते हुए मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है, गर्मी को लेकर भी और साथ ही बारिश और आंधी को लेकर भी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस बार गर्मी की तपिश ने लोगों को परेशान किया है और आने वाले दिनों को लेकर जो एडवाइजरी मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ये थोड़े राहत के संकेत है। लेकिन झारखंड को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है कि आज से कुछ इलाकों में
जो है वो बूंदाबांदी हो सकती है और आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। आज सुबह से राजधानी रांची में हालांकि तेज धूप नहीं निकली है, इसके बावजूद गर्मी का जो सितम है वो सुबह जो 8 बजे का तो हम कह सकते हैं आसपास जो तापमान है वो लगभग 38 और 40 डिग्री के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी की क्या स्थिति है। हालांकि दोपहर के बाद कहा गया है कि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, उससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और ऐसे मौसम जो है अगले 11 मई तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी भी जो झारखंड के कोल्हान के इलाके हैं, संथाल के इलाके हैं, ये पूरी तरीके से गर्मी से झुलस रहे हैं। यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड तापमान जो है वो कई जगहों पर 47 डिग्री तक पहुंच गया है। झारखंड में हालांकि इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। अप्रैल के महीने में इस बार सारे रिकॉर्ड जो पूरे 100 साल के पुराने रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड इस बार गर्मी के यहाँ टूट गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो गर्मी ने इस बार मौसम की जो बेरुखी है वो लगातार जारी है, लगातार जनजीवन प्रभावित हुआ है, लोग परेशान हैं और अस्पतालों में जो हम कह सकते हैं दस्त और लू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो मौसम ने इस बार कहर ढाया हुआ है और उसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी संकेत यह है कि अगले कुछ दिनों में एक हफ्ते को लेकर कहीं कहीं बारिश के संकेत दिए गए हैं, तो इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। जी दिवाकर, तो इन तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। तो कहीं किन्हीं राज्यों में लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, तो किन्हीं राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है जहां बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। लेकिन अगर आपके भी राज्य में अगर गर्मी चरम पर है तो आप अपना ध्यान रखें, लगातार पानी पीते रहें, क्योंकि पानी पीते रहने से गर्मी जो है लगातार वो कम होगी कहीं ना कहीं और आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ में चलिए अब भावना खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां पर भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली आज श्री केदारनाथ धाम प्रस्थान करके प्रथम पड़ाव गुप्त काशी पहुंचेगी। और इससे पहले कल शाम भी श्री पंचकेदार शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भैरवनाथ जी की पूजा विधि विधान से संपन्न हुई है। इस दौरान ओंकारेश्वर मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया। साथ ही संपूर्ण वातावरण बाबा भैरवनाथ के जय घोष से गूंज उठा। तो आज सुबह की अगर बात करें तो भगवान श्री केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी डोली पंचकेदार गद्दी श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंचने के बाद यहां रात्रि प्रवास करेगी। इसके बाद में मंगलवार यानी कि 7 मई को पंचमुखी डोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से चलकर फाटा प्रवास करेगी। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और नया सवेरा में अब बात करते हैं अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी के पास। गवीश मौजूद है हमारे साथ। गवीश, सुप्रभात। तो क्या है आज राजधानी दिल्ली से प्रकाशित अखबारों की मुख्य सुर्खियां? जी सुप्रभात भावना, और हमारे दर्शकों को भी सुप्रभात। अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो देश में चुनावी सरगर्मी चढ़ी हुई है और उसी से जुड़ी हमारी पहली खबर है। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण जो है उसके लिए कल मतदान होंगे, जिसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 6 केंद्रीय मंत्रियों समेत लगभग 1331 प्रत्याशियों के
भाग्य का निर्णय ईवीएम में कल कैद हो जाएगा। इन 1331 प्रत्याशियों में 122 महिलाएं हैं। 11 राज्यों के लगभग 93 सीटों पर मतदान कल होना है। अगली खबर है अयोध्या से, जहां प्रधानमंत्री ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और उसके बाद एक भव्य रोड शो का आयोजन वहां पर किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह और अवध की लगभग 9 लोकसभा सीटों के जो मतदाता हैं उनको अपनी ओर रुझाने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर जुड़ी है रक्षा मंत्री के एक इंटरव्यू से रिलेटेड, जहां रक्षा मंत्री ने अपने एक बयान में कहा है कि जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, उस पर अधिकार पूर्वक कब्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां के लोग स्वयं ही भारत में शामिल होना चाहेंगे। और अपने इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार जमीनी स्तर पर जो सुधार है वह किया गया है। अगली खबर जुड़ी है जम्मू कश्मीर से ही, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर जो हमला हुआ था, उस हमले में जो आतंकवादी शामिल हैं उनको लेकर एक सर्च अभियान विशेष बलों द्वारा अभी तक किया जा रहा है। और हमले के पीछे पीओके का लश्कर कमांडर साजिद भट्ट, इसको रीज़न कारण बताया जा रहा है। और हमले के आसपास के 25 किलोमीटर के क्षेत्र में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर जुड़ी है मसालों से, खाने वाले मसालों से जुड़ी हुई है, जहां पर मीडिया में ऐसे कथन प्रकाशित हुए थे कि जो भारत में खाने वाले मसाले हैं उनमें तय मानक से 10 गुना अधिक कीटनाशकों का जो है वह प्रयोग होता है। और इस रिपोर्ट का खंडन पहली बार FSSAI द्वारा किया गया है, जिसमें स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा है कि यह खबर बिल्कुल झूठी है और जो भारतीय जो मसाले हैं उनकी बात करी जाए तो विश्व के मसालों के जो मानक तय हैं उसमें सबसे अधिक कड़े नियम जो हैं वो भारत में फॉलो किए जाते हैं। अगली खबर जुड़ी है शिक्षा जगत से, जहां पर चीन के विश्वविद्यालयों में भारतीय जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। बता दें कि 23,000 से घटकर यह संख्या 10,000 हो चुकी है और यह संख्या कोरोना के बाद से ही सतत घटती जा रही है। चीन में भारतीय दूतावास में शनिवार को पहला एक ऐसा संवाद सत्र आयोजित किया गया था जिनमें इन ऐसे विद्यार्थियों से बात की गई थी। तो ये थी कुछ खबरें जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। तो आगे चलते हैं भावना और कृतिका के पास और बढ़ते हैं नया सवेरा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गवेश, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में समेट करके हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए, नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चीन स्थित भारतीय दूतावास में इसी सिलसिले में एक योग शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में भारतीय मूल के योग गुरु ने योग करवाया। हमास के हमले के बाद इजरायल ने गजा के लिए आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए अपना मुख्य क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिया है। इसके बाद इजरायली सैनिकों ने इजरायल और गजा के बीच केरम शालोम क्रॉसिंग के पास सीमा क्षेत्र में टैंकों की जांच की गई है। पनामा के नागरिकों ने कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ब्राजील के शहर पोर्टो एलेग्रे में इमारतें बाढ़ के पानी से डूब गई हैं। दक्षिण राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 78 तक पहुंच गई है, जबकि 1,15,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। और वहीं आपको बता दें कि इस साल विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन के 11वें संस्करण में देशों के 2,65,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस बार की दौड़ का मोटो रन फॉर दोज हु कांट रहा। जापान के टोमोया वतनवे पुरुषों के विजेता बने। उन्होंने 70.09 किलोमीटर तक पहुंचकर एक नया इवेंट रिकॉर्ड बनाया, जबकि पोलैंड की डोमिनिका स्टेलमाच महिलाओं में विजेता रही। और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष और सीओओ भावेश गुप्ता ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। भारत और नाइजीरिया ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर जल्द एक समझौता करेंगे। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया है। हालांकि इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस करीब 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन तय कर दिया गया।
एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए अपनी बैगेज पॉलिसी में बदलाव किया है। भारतीय एयरलाइन की नई पॉलिसी के अनुसार कंपनी की डोमेस्टिक फ्लाइट में न्यूनतम किराए वाली कैटेगरी में अब तक पैसेंजर 15 किलोग्राम तक का सामान ही फ्री में ले जा सकेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने नतीजे जारी किए हैं। जनवरी मार्च तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18.22% बढ़कर 4,133.30 करोड़ रहा है। आप खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत के पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मोहम्मद अनस, मोहम्मद अशमल, रोकिया राजीव और अमोल जैकब की टीम ने 3 मिनट 3.23 सेकंड का समय निकालते हुए क्वालिफाई करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं भारत की महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। विश्व रिले में रूपल, ज्योतिका, पुवम्मा और सुबह की चौकड़ी क्वालिफाइंग हीट में दूसरे दौर में दूसरे स्थान पर रही। भारतीय टीम ने 3 मिनट में 29.35 सेकंड का समय निकाला। आईपीएल में आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। वहीं आईपीएल में कल खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 98 रन से हरा दिया। जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर आ गई है। कल ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रनों से हरा दिया। चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 139 रन ही बना सकी। आंद्रे रुब्लेव ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में रुब्लेव ने फेलिक्स ऑगर को मात दी है। ये उनका दूसरा मास्टर्स 1000 खिताब है। और स्पोर्ट्स के खबरों के बाद में अब बात करते हैं ग्लैमर वर्ल्ड यानी सिने जगत की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। – 2023 में रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म गदर 2 उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही है। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और कई नए रिकॉर्ड अपने नाम किए। मंजूमल बॉयज फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उतार दिया गया है। सर्वाइवल थ्रिलर मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म गेम चेंजर के अगले शेड्यूल की शूटिंग आज शुरू होने जा रही है। ये एक छोटा शेड्यूल होने वाला है जिसे राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में शूट किया जाएगा। रामचरण और कियारा अडवाणी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कल की 2898 एडी एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो 27 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म को लेकर साउथ अभिनेता राणा दुग्गावती ने कहा कि अगला बड़ा पल कल्कि का है। प्रदीप रंगनाथन जल्द ही ड्रैगन नाम की फिल्म में अभिनय करते नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई है। ड्रैगन का निर्देशन अश्वथ मारीमुथु संभाल रहे हैं। मनोज वाजपेयी की 100वीं फिल्म भैया जी का टीजर रिलीज कर दिया गया है। इसमें वो खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म 24 मई को रिलीज होने वाली है। 26 अप्रैल से कौन बनेगा करोड़पति 16 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हर रोज एक नए सवाल के साथ हाजिर हो रहे बिग बी ने अपने दर्शकों से 9वां क्वेश्चन पूछा है। और चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का जो है आपकी और हमारी सेहत से जुड़ा हुआ। अक्सर एक बड़ी परेशानी रहती है। बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना माता पिता को अक्सर परेशान करता रहता है। लेकिन बच्चे की एकाग्रता में कमी, पढ़ने में ध्यान न लगना, चीजें भूलना या अधिक चंचल होना बच्चे में व्यावहारिक समस्या का लक्षण हो सकता है, यानी कि बिहेवियरल डिसऑर्डर। इसकी पहचान जरूरी है। कैसे इसकी पहचान की जा सकती है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD एक ऐसी समस्या है जिससे बच्चों का व्यवहार प्रभावित होता है। ADHD के लक्षण सामान्य से लेकर गंभीर हो सकते हैं और अतिरंजित हो सकते हैं। ऐसा होने पर
बच्चों के वातावरण यानी घर और स्कूल में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो टॉडलर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाने से पहले सारे ही चंचल होते हैं, उथल पुथल कर रहे होते हैं, लेकिन ये जनरली हम डायग्नोज करते हैं 6-7 साल की उम्र के बाद, जिसके अंदर जो बच्चे को अटेंशन डेफिसिट मतलब वो अटेंशन किसी चीज़ में दे नहीं रहा, हाइपर एक्टिविटी मतलब ज़्यादा चंचलता है, ये होता है अगर ये हमारे बच्चे के क्या है एनवायरनमेंट। 3 प्रकार के एनवायरनमेंट है, घर में है, स्कूल में है और घर और स्कूल के बाहर आसपास के पड़ोसी में और खेलने के एनवायरनमेंट है। अगर 2 एनवायरनमेंट में हो रहा है और ये लक्षण कुछ महीनों तक चल रहे हैं, 6 महीने से ऊपर, तभी हम उसके ऊपर कंसर्न करके हमारे को एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जो बच्चे को देख के उसके बाद साइकोलॉजिस्ट को भी अगर दिखाना है तो दिखाते हैं। ADHD का कोई विशेष कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कारक इसके खतरे को बढ़ाते हैं। आनुवंशिक कारक, न्यूरोट्रांसमीटर यानी मस्तिष्क के भीतर तंत्रिका आवेदों को प्रेषित करने वाले पदार्थों की असामान्यताएं, जन्म के समय वजन कम होना, सिर में चोट लगना, मस्तिष्क में संक्रमण, आयरन की कमी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, लेड एक्सपोजर, गर्भावस्था के दौरान शराब या तंबाकू का सेवन करना, बचपन के दौरान हुई कोई दर्दनाक घटना, हिंसा, गलत व्यवहार या उपेक्षा, इन सभी से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो DSM-5 को फुलफिल करना होता है और उसके बाद कॉर्नर्स के ऊपर स्कोरिंग करते हैं और वो कॉर्नर्स में हम क्वेश्चनर पेरेंट्स से पूछते हैं और कुछ क्वेश्चनर टीचर को भरवाने के लिए देते हैं। अक्सर माता पिता इस समस्या के लक्षणों को बच्चे की लापरवाही या शैतानी समझकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से समस्या बढ़ सकती है और बच्चे को काफी मुश्किलें हो सकती हैं। आवश्यक है कि इन लक्षणों को पहचाना जाए। मोस्टली जो है ADHD जब होता है तो मोस्टली उनको काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी से कंट्रोल में आ पाता है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मैंने आपको बताया था 2 या 2 से ज़्यादा सराउंडिंग्स में अगर हो, कई बार क्या होता है माँ ज़्यादा झिड़क रही है तो माँ के पास ही वो हाइपर एक्टिव है, बाकी जगह सही है, कई बार टीचर से उसकी प्रॉब्लम है तो स्कूल में है, तो यानी 2 एनवायरनमेंट से ज़्यादा में है तभी है। और मोस्टली ये बिहेवियर इंटरवेंशन से सही होता है। जब नहीं हो पाता तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कुछ टाइम के लिए दी जाती हैं, लेकिन वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना है, ओवर द काउंटर कोई आप लोग दवाइयों को ट्राई नहीं करना है। बच्चे में एकाग्रता की कमी, अधिक गुस्सा आना या अधिक चंचलता होने पर इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, बल्कि एक विशेषज्ञ से संपर्क करें, क्योंकि ये बच्चे में व्यवहारिक समस्या का लक्षण हो सकता है। इस समस्या की सही पहचान और इलाज करने से बच्चे का जीवन सरल बन सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। तो ये तो थी आपके बच्चे की एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट। आइए नवा सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई। IMD के अनुसार 9 मई तक ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। IMD ने पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में चल रही लू का दौर आज तक जारी रहने की संभावना जताई है। साथ ही 9 मई के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। वहीं 6 मई से 9 मई के बीच आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
तो भावना, देखिए 1 घंटे का जो समय होता है नया सवेरा का वो अब बीत चुका है और अब वक्त आ गया है अपने दर्शकों से विदा लेने का। बिल्कुल कृतिका, तो विदा लेते हैं। इससे पहले आइए आपको दिखाते हैं गुजरात की कुछ झलकियां, जहां गुजरात के गिर नेशनल पार्क की ऐसी कुछ तस्वीरें आपके समक्ष लेके आए हैं जिसे देखकर आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। जी हाँ, गिर नेशनल पार्क के बारे में कहा जाता है कि एशियाई शेरों से ये रूबरू होने के लिए ये इकलौती ऐसी जगह है। बिल्कुल, और साथ ही नया सवेरा में आप लीजिए इन दृश्यों का आनंद और मज़ा, और साथ ही हमें और मेरी सहयोगी भावना और साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी अगले दिन। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।